नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की पल-पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों, जैसे कि चर्चा थी सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में भी ये न्यूज़ आई थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अपील है डबल बेंच में, वो सरकार ने कर दी है। और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया था कि सरकार डबल बेंच में जा रही है और उसके लिए एक हाई लेवल की मीटिंग भी की गई थी। तो दोस्तों, अभी ताज़ा न्यूज़ ये है कि सरकार ने अभी तक डबल बेंच में कोई भी अपील नहीं की है। अपील बनकर के तैयार हो गई है। अपील जो डबल बेंच में है वो कल ही बनकर के तैयार हो गई थी शाम तक, लेकिन एक रणनीति की तहत और कुछ तकनीकी समस्या के लिए फिलहाल अभी रुकी हुई है और हो सकता है कि आज शाम को या कल डबल बेंच में सरकार अपील दाखिल कर दे। तो जैसे ही सरकार डबल बेंच में अपील करेगी और जिस दिन अपील होगी, इसकी सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सरकार के साथ साथ में विद्यार्थी हैं जिनका चयन हुआ है, बहुत सारे बीटीसी टीम, बीए टीम, ये विद्यार्थी भी लगे हुए हैं सरकार के साथ में। और विद्यार्थियों ने सोचा है कि इस बार सरकार के साथ में वो भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि उत्तर कुंजी वाला जो विवाद था उसमें केवल और केवल सरकार एक तरफ थी और जिन विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी उत्तर में, वो पक्ष था। इसलिए विद्यार्थियों ने सोचा है कि इस बार सरकार के साथ में बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे जो चाहेंगे कि ये भर्ती उसी तरीके से हो जिस तरीके से चल रही थी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला की। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में रोज रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे तथ्य आए हैं, लेकिन मैं क्या क्या आपको तथ्य दिखाऊं। मैंने बहुत सारे तथ्य पहले ही दिखा चुके हैं ऑलरेडी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कैटेगरी कुछ और है, यानी कि वो ओबीसी कैटेगरी है, नाम में कुछ और लिखा हुआ है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी मार्कशीटें आई हैं टीईटी की, जो कि टीईटी में फेल हैं और सुपर टीईटी में पास हैं और उनका चयन भी हो गया है। हद तो तब हो गई जब इस तरीके के जो सरगना है वो पकड़े गए। आप लोगों ने सुना होगा, आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ये सूचना छपी हुई है कि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 8 दबोचे गए। ये देखिए, 5 से 7 लाख रुपए में लिया था पास कराने का ठेका। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 8 गिरफ्तार और कई फरार। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कई फरार। और इनके पास एक डायरी मिली है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम हैं। असल में मामला यह है कि कुछ विद्यार्थियों से इन्होंने ठेका लिया था, कुछ विद्यार्थियों का चयन हो गया था, कुछ विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ था। जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ था उन विद्यार्थियों ने अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन इन लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया और उन अभ्यर्थियों ने पुलिस में एफआईआर करवा दी। मेरे पास आ गई है एफआईआर की कॉपी। ये देखिए, थाना सोराव में ये एफआईआर हुई है और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। 406, 419, 420 ठगी का, 467, 468, 471 और मंगलवार के दिन ये एफआईआर हुई है। और इसमें पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है। जिस विद्यार्थी ने एफआईआर करवाई है उसका नाम है राहुल। ये देखिए, और इस एफआईआर में देखिए लिखा है, नकल तहरीर हिंदीवादी सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, थाना सोराव, जनपद प्रयागराज। विषय महोदय निवेदन है कि मैं राहुल सिंह निवासी अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम पहुंचरा, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ का निवासी हूं। मैंने बीएड किया हुआ है तथा सरकारी अध्यापक की तैयारी कर रहा हूं। मैंने सुपर टीटी का पेपर भी दिया था और मैंने पास भी किया है। इसी बीच मुझे फरवरी के महीने में रुद्रपति दुबे, सनाफ काशी प्रसाद दुबे निवासी बारीपुर, थाना कोई रौना भदोही, शशि प्रकाश सरोज, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इन लोगों ने बताया कि हमारा बहुत अच्छा जुगाड़ है। ये देखिए लिखा हुआ है कि हमारा बहुत अच्छा जुगाड़ है। 8 से लेकर के 50, 8,50,000 लगेगा। अगर तुम दे दोगे तो नौकरी पक्की हो जाएगी। इन लोगों की बातों में आकर इन लोगों द्वारा बार बार पैसा लिए जाने के लिए बुलाने पर मैंने 26 मई को कस्बा सोराव में अपने मित्र कौशलेंद्र सिंह सन आप स्वर्गीय बजरंग बहादुर सिंह के साथ आकर इन सभी लोगों को 7,50,000 रुपये कैश दे दिया तथा इन लोगों द्वारा मुझे पूर्ण आश्वासन दिया गया कि अब तुम्हारी नौकरी पक्की लग जाएगी। इस पर मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज, उनकी छाया प्रति भी इन लोगों ने ले लिया और कहा कि ऐसे 15-20 लोग हैं जिनकी हम लोग पक्की नौकरी लगवा देंगे। उनके भी प्रपत्र हमारे पास है। 1 जून को रिजल्ट आने पर मेरा नाम नहीं आया, तब मैं इन लोगों की तलाश करने लगा तो पता चला कि ये सभी लोग एक ही गैंग के हैं जो लोगों को धोखे में रखकर छल करके अपने झांसे में पैसे ले लेते हैं। तो यहां से शुरुआत हुई और इस तरीके से जब पुलिस ने पकड़ा तो बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए और ऐसी उम्मीद है कि अभी बहुत बड़ा खुलासा होना बाकी है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो निकल करके बाहर आए, जिनका सिलेक्शन हो गया वो अभी अंदर बैठे हैं, अभी उनका निकलना बाकी है।
अब बात कर लेते हैं एक और एफआईआर की। एक तरफ एक साधारण से विद्यार्थी है राहुल सिंह, उन्होंने जाके एक एफआईआर की एप्लीकेशन दिया और एफआईआर हो गई। दूसरी तरफ एक सीनियर आईपीएस अधिकारी परेशान है, जाने कितने प्रार्थना पत्र लखनऊ में दिया, कर्नलगंज में दिया, प्रयागराज में, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं हो रही है। नाम है उनका अमिताभ ठाकुर आईपीएस। अमिताभ ठाकुर ने 2 बार एप्लीकेशन लिखी कर्नलगंज थाने को, लेकिन कर्नलगंज थाने ने साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि ये जो एफआईआर है वो आधारहीन है। इसके लिए अमिताभ ठाकुर ने आज फिर से शुक्रवार को बृहस्पतिवार को आज फिर से एक एप्लीकेशन दिया है एसएसपी प्रयागराज को। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एसएचओ कर्नलगंज द्वारा आधारहीन कारणों से एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर एसएसपी प्रयागराज को धारा 154(3) सीआरपीसी में भेजा गया प्रार्थना पत्र। कृपया इस गंभीर प्रकरण में अविलंब एफआईआर करें। एसएसपी को जो पत्र इन्होंने लिखा है एफआईआर करने के लिए, 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की एफआईआर करने के लिए, देखिए नीचे लिखा विषय 154(1) सीआरपीसी में एफआईआर नहीं होने पर 154(3) सीआरपीसी में एफआईआर हेतु प्रार्थना पत्र। कृपया अनुरोध है कि मैंने अपने सब संख्यक शिकायती पत्र संख्या 28 मई 2020 प्रतिलिपि संलग्न के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज सम्मुख शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 के पदों पर भर्ती किए जाने के मामले में इस परीक्षा के पेपर के परीक्षा शुरू होने से पूर्व लीक होने तथा परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा के बाद प्रत्येक स्टेज पर अनियमितता होने संबंधी अनेक साक्ष्य एवं तथ्य प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिन प्रमाणों एवं साक्ष्यों से यह प्रथम दृष्टया सामने दिखता है कि न सिर्फ दिनांक 6 जनवरी 2019 को परीक्षा के पूर्व पेपर लीक हुआ, बल्कि परीक्षा की प्रक्रिया में कई जगह फेयर ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अपने प्रार्थना पत्र में पेपर लीक तथा परीक्षा की प्रक्रिया को मैनेज करने तथा इसमें धांधली करने तथ्य से संबंधित तमाम साक्ष्य दिए हैं। अपने पत्र 1 जून 2020 प्रतिलिपि संलग्न के माध्यम से इस संबंध में कतिपय नवीन साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। तो साक्ष्यों की तो कमी नहीं, साक्ष्य बहुत सारे हैं। और नीचे लिखा कि इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज ने अपनी आख्या 4 जून 2020 द्वारा विलंब के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है तो मुझे परीक्षा के तत्काल बाद ही शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अब माननीय हाईकोर्ट के विचारण के उपरांत इतने विलंब से एफआईआर दर्ज किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रभारी निरीक्षक ने मुझ पर मात्र अपनी लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र देने के विषय आरोप भी लगाया। अनुरोध करूंगा कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना करने के समस्त कारण पूर्णतः आधारहीन एवं बेबुनियाद हैं। सबसे पहली बात यह कि प्रभारी निरीक्षक ने अपनी आख्या में कहीं भी यह नहीं कहा कि परीक्षा में पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं के आरोप गलत हैं अथवा आधारहीन है। इसके विपरीत उन्होंने यह कहा कि यदि परीक्षा में कोई अनियमितता थी तो तत्काल एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। अतः प्रभारी निरीक्षक यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे द्वारा प्रदत्त प्रार्थना पत्र में परीक्षा में अनियमितता होने के तथ्य एवं साक्ष्य मौजूद हैं। इस प्रकार जब प्रभारी निरीक्षक परीक्षा में अनियमितता के तथ्य से इनकार नहीं कर रहे हैं तो मात्र एफआईआर प्रस्तुत करने में विलंब के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपने विभिन्न आदेशों के बार बार इस तथ्य पर बल दिया कि किसी भी संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज किए जाना अनिवार्य है। तो इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर हैं और ऐसे निर्देश जिनके आधार पर यह कहा गया है कि लेट लतीफ़ी के आधार पर एफआईआर को नहीं रोका जा सकता और एफआईआर किया जाना चाहिए। तो इन्होंने इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि जो साक्ष्य मैंने दिए हैं वो पर्याप्त है और एफआईआर दर्ज करना ये कानूनी रूप से सही है, विधिक रूप से सही है। इसलिए एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में इस भर्ती की पर्याप्त जांच हो, विवेचना हो। और ये देखिए ये लिखा हुआ है 5 जून, ये आज का। तो इतने सारे साक्ष्य अमिताभ ठाकुर ने प्रस्तुत कर दिए हैं। और रही बात एफआईआर की, तो एफआईआर इसकी पहले भी हो चुकी है और कहीं जिन लोगों को पकड़ा गया है उन लोगों को पकड़ के इस पूरे केस की, पूरे भ्रष्टाचार की लीपापोती तो नहीं हो रही है। तो एफआईआर तो इनको लिखनी ही होगी। अगर एफआईआर पुलिस नहीं लिखती है तो फिर कोर्ट के माध्यम से भी एफआईआर होती है। और जल्द ही, बहुत जल्द सोमवार या मंगलवार को याचिकाएं बहुत सारी हाईकोर्ट में भी दाखिल होने वाली हैं। अनियमितता को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, कुछ कारणों से तथ्यों को इकट्ठा करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी
की तैयारी करने की वजह से जो हाईकोर्ट में याचिकाएं पड़ रही थी उनमें थोड़ा सा समय लग गया है, लेकिन यकीन मानिए कम से कम 2 या 3 याचिका 10 तारीख के अंदर अंदर हाईकोर्ट में पड़ जाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो फेसबुक व्हाट्सएप में लिंक के माध्यम से शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।